हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवंशी। मैं आपको बताना चाहूँगा ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी जब पढ़ते खुलने लगें तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को बुरा लगने लगा। अब लगेगा क्योंकि पढ़ तो और भी खोलेंगे हम। आज उन्हीं के बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ मैं आपको कि हमारी तारीख है 9/4/2026 और अभी खबर आ रही है कि 7/4/2026 से 14/4/2026 तक 9 जजों की जो बेंच है वो सबरीमाला केस को सुनेगी। आशंका की जा रही है कि 9 जजों की बेंच में जो हमारे जस्टिस हैं विक्रमनाथ जी वो हो सकते हैं या दूसरे जज हो सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो स्वाभाविक सी बात है 9 तारीख को सुनवाई नहीं होगी। जस्टिस विक्रमनाथ जी का होना हमें ज़्यादा सर्टेन लग रहा है क्योंकि अगले CJI होने वाले हैं वो, तो स्वाभाविक सी बात है दी मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट। और यदि ऐसा होता है तो 9/4/2026 सोची समझी हुई चाल के तहत पिटिशनर ने तारीख मांगी थी जिससे केस की सुनवाई नहीं हो सके। सुनवाई होती है तो वेल एंड गुड, और नहीं होती है और यदि वो बेंच का हिस्सा बन जाते तो ये तो पहले से डिसाइड था कि 7 तारीख से सबरीमाला केस की सुनवाई होगी 9 जजों की बेंच से। अब देखते हैं उसमें कौन कौन जाते हैं कौन कौन नहीं जाते। दोस्तों, आज मैंने ये 2 चीज़ें ले रखी हैं। नीचे जो मैंने लगा रखा है ये ऑलरेडी मैंने पढ़ के बता दिया, सारा पढ़ के बता दिया, टुकड़ों में पढ़ के बता दिया। ये हाई कोर्ट चंडीगढ़ का फैसला है, फैसले का पार्ट है। और ये जो ऊपर में लगा रखा है, संसद में एक प्रश्न पूछा था किसने? रेड्डी साहब ने, D नंबर पर। अब मैं पढ़ता हूं, आप खुद लगाना कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, और यदि रिलेशन है तो स्वाभाविक सी बात है कि संसद में जो प्रश्न पूछा गया वो किसके कहने पर पूछा गया और क्यों वो जवाब दिया गया। अब क्यों चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर IBA सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दैट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन। अब ये तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से निकल के आता है और वही बात की गई संसद में। अब पहले तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा दोनों को। ये यहाँ से पढ़ूंगा, ये ऊपर से आ रहा है, ये तो आ रहा है ऊपर से, ऊपर के पैराग्राफ का। यहाँ फर्दर क्लॉज 17 ऑफ द सेटलमेंट प्रोवाइड दैट इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन with regard to interpretation of any of the provisions, interpretation of any of the provisions किसके? रेगुलेशन के प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन करने में कोई परेशानी है, कोई डिफरेंस है ऑफ सेटलमेंट, द मैटर कैन बी टेकन एट द लेवल ऑफ IBA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन फॉर डिस्कशन एंड सेटलमेंट। एक बात, प्रिज्यूमेबली दिस क्लॉज इम्पेल्ड द लर्नेड सिंगल जज to observe that it would be open for the appellant to make demand for parity if they are so advised and use their bargaining skills through their associations। ये जजमेंट है का हिस्सा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। मतलब यहाँ ये कहा जाता है कि एसोसिएशन के साथ में मिल करके, ऊपर तो बात करते हैं IBA की और EIBE की, लेकिन नीचे बात करते हैं एसोसिएशन के साथ मिल करके, मतलब इसको सुलझाया जाए, अपनी जो योग्यता है उसको साबित करो उनके साथ मिलकर के और उसको अपीलेट करें। अब मैं आपको पढ़ता हूं, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेज टू इनिशिएट डिस्कशन विद द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड एम्प्लॉय यूनियन। नाउ कंपेयर द स्टेटमेंट्स मेड बाय द रेड्डी साहब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट। डिस्कशन unions address the long pending demand of revision of the pension of public sector banks if any। क्या यूनियन के साथ में कोई सेटलमेंट करने की बात है पेंशन अपडेशन के बारे में? वही बात रेड्डी साहब संसद में पूछते हैं जो बात हाई कोर्ट चंडीगढ़ अपने फैसले में कहता है। अब ये क्या है भाई? ये तो इस हाथ दे उस हाथ दे, ये हो क्या रहा है? और मैं बताता हूं आपको बातें
कि यह जज साहब कहते हैं कि यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कहीं, यानी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में यदि कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप आईबीए और एआईबीए के पास जाएं। शायद जजमेंट के इतिहास में, कोर्टों के जजमेंट के इतिहास में यह पहले प्रकार का वाक्य होगा। इंटरप्रिटेशन के लिए, रेगुलेशन के इंटरप्रिटेशन के लिए लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं। लेकिन यहां उल्टा कोर्ट कह रहा है कि आप आईबीए के पास जाइए जो नॉन रेगुलेटरी बॉडी है, जो अनरजिस्टर्ड बॉडी है, और ईआईबीए के पास जा रही है। यूनियन के पास तो वो बाद में बात करते हैं, पहले ईआईबीए के पास जाए, वेंकटचलम के पास जाइए। यानी रेगुलेशन के इंटरप्रिटेशन के लिए वहां जाइए। जो इस रेगुलेशन को रेगुलेटरी बॉडीज ने अप्रूव किया, भारत सरकार ने नोटिफाइड किया, वो रेगुलेशन बन गया। रेगुलेशन का इंटरप्रेट करने का काम केवल और केवल कोर्टों का है, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहता है कि इसके इंटरप्रिटेशन के लिए एनी कोई प्रोविजन का, यानी प्रोविजन का कोई इंटरप्रिटेशन है सेटलमेंट से संबंधित, तो द मैटर कैन बी टेकन अप एट द लेवल ऑफ आईबीए और ऑल इंडिया के पास उसको लिया जा सकता है। भाई अपने तो समझ में नहीं आ रहा। और यही बात रेड्डी साहब अपने क्वेश्चन पूछते वक्त संसद में यानी लोकसभा में पूछते हैं कि क्या कोई आईबीए और यूनियन के साथ कोई सेटलमेंट की कोई साठ चल रही है क्या? आप अंदाज लगा सकते हो कि यह क्या खेल हो रहा है। पूरा का पूरा खेल चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने खेला, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन के आसपास ही ये सब खेल खेल रहे हैं। उसी के आसपास आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में खेल खेला, झूठा हलफनामा दिया, और उसी के आधार पर संसद में डीएफएस ने अपना वक्तव्य दिलाया कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन रेगुलेशन। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप आईबीए और ईआईबीए के पास जाओ। वही रेड्डी साहब संसद में पूछ रहे हैं कि क्या इन दोनों के साथ मिलने का, सेटलमेंट करने का कोई विचार है? अब आप अंदाज लगा सकते हो, मुझे नहीं लगता कि श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब ने, एमपी साहब ने, किसी एक भी पार्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट का पढ़ा होगा। इसका मतलब बना हुआ उनको एक वक्तव्य दिया गया जो लोकसभा में पढ़ा गया। ये सारा खेल और खेला जा रहा है केवल और केवल पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए। और सवेरे मैंने जो चीज़ें डाली थी कल, वो तो क्लियर है। 2008 में क्या क्या खेल हुए, 2012 में क्या खेल हुआ, 2015 में क्या खेल हुआ, अब क्या खेल हो रहा है। ये सारा खेल हो रहा है। अब आगे तो मैं क्या कहूं, आप खुद ही समझ सकते हो कि यदि कोर्ट ये कहे कि प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन के लिए आप आईबीए जो नॉन रेगुलेटरी अनरजिस्टर्ड बॉडी है उसका कोई मतलब इतनी हैसियत नहीं है कि उसके इंटरप्रिटेशन के उनके पास जाया जाए, तो क्या रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन आईबीए करेगा, ईआईबीए करेगा, कोर्ट करेगा? तो कोर्ट कहता है इस बात को, और फिर कहते हैं कि अपीलेंट को अपनी स्किल्स का प्रयोग करते हुए इन लोगों के पास जाएं। अब यह और भी कमाल की बात है। भाई यदि अपडेशन नहीं हो रहा है तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एसोसिएशंस टू टेक अप द मैटर, लेकिन अपीलेंट जाए उनके पास। दोस्तों बहुत कुछ कह दिया मैंने, समझने वाले को समझ सकता है। अब इसको मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।